तो इससे पहले वाले वीडियो में हम समझ रहे थे स्ट्रीम्स एंड रिवर्स के बारे में। तो स्ट्रीम्स एंड रिवर्स क्या होती है, मैंने आपको बताया था, ये लोटिक वाटर इकोसिस्टम होती है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो रिवर सिस्टम होती है ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे स्टेबल नहीं रहती, इधर उधर घूमते रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्ट्रीम की जो साइज होती है कंपैरेटिवली बहुत छोटी होती है, आप कह सकते हैं इसकी छोटी बहन होती है रिवर की। रिवर तो आप देखेंगे माउंटेनियस एरिया से इमर्ज करती है, फिर फ्लो करती है, लेकिन स्ट्रीम तो देखिए अगर एक रिवर बाइफरकेट हो गई उसकी भी एक स्ट्रीम बन जाती है। और ये सारे इकोसिस्टम को हम ओपन इकोसिस्टम कहते हैं। आपको पता है इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसके अंदर सब तरीके के एक्सचेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि पॉन्ड इकोसिस्टम, तो पॉन्ड इकोसिस्टम में जो है एक क्लोज एरिया रहता है तो एक्सचेंज उतना नहीं होगा, लेकिन रिवर्स क्योंकि हर जगह से बहती है तो एक तरीके से आपको देखने को मिलता है कि एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होते रहता है। दूसरी बात मैं एक और बात बताती हूँ कि जो इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम को दो तरीके से बांटा जाता है स्ट्रीम्स एंड रिवर्स को। एक होता है हमारा रैपिड जोन, एक होता है हमारा पूल जोन। तो रैपिड जोन वो एरिया होता है जहाँ पर बहुत पानी फास्ट फास्ट बह रहा हो, ठीक है, वहाँ का खुद की बायोडाइवर्सिटी अलग होती है। और जो हमारा एक पूल जोन होता है वो एरिया अलग होता है, जहाँ पर आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है आप देखेंगे स्लिट जो है डिपॉजिट हो रहा है। साइड वाला पानी तो अगर आप देखेंगे रिवर का तो कभी भी धीरे धीरे फ्लो होता है, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, कॉन्टैक्ट ज़्यादा होता है विद द आप देखेंगे कि बीच का पानी तो बहुत फास्ट बहेगा, साइड का पानी आप देखेंगे स्पीड उसकी जो है कम रहेगी और उससे डिपॉजिट्स जो है होते रहेंगे। और यहाँ पर भी अलग तरीके की बायोडाइवर्सिटी फाउंड होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिवर्स माउंटेन से निकलती है और बाकी सारी जगह जाती है, और रिवर्स का पानी हम हर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है हमारी इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर और बाकी कल्चरल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिससे रिवर बहुत ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं डर्टी हो जाती है। जैसे कि आप देखेंगे गंगा एक्शन प्लान निकाला गया, तो गंगा रिवर जो है वो आपको देखने को मिलता है कल्चरल रीजन्स की वजह से जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है। तो आई होप यहाँ तक कि आपको चीज़ें जो है क्लियर हो चुकी होगी। अब एस्चुरीज क्या होते हैं? तो एस्चुरीज एक तरीके से ब्रैकिश वाटर सिस्टम होते हैं। ब्रैकिश क्या होता है आपको पता है? सॉल्टी। तो एस्चुरीज ऐसी पॉइंट ऑफ इकोसिस्टम होते हैं जो दोनों के बीच में आते हैं, मतलब वहाँ का पानी जो है इको फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के बीच में, और साथ साथ आप देखेंगे कि ओशन का जितना पानी खारा होता है उतना पानी वहाँ का खारा नहीं होता, लेकिन हाँ जितना फ्रेश वाटर मीठा होता है उतना पानी वो मीठा भी नहीं होता। तो दोनों के बीच में जो है लाई करते हैं एस्चुरीज। तो ये एस्चुरीज होती क्या है? ये एस्चुरीज जो है एक्चुअली में जब आपने देखा होगा कि रिवर्स जो है ये रिवर्स फ्लो कर रही है, एक पॉइंट है जब ये ओशन को मीट करेगी, तो ये जब पॉइंट ऑफ जब ये ओशन को मीट करती है तो हम इसे एस्चुरीज कहते हैं। तो ये जो पॉइंट है जब ये रिवर बहकर आ रही है, ठीक है, यहाँ से दूर से बहकर आ रही है और फिर यहाँ पर आकर जो है बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, और ये क्या करेगी, मिल जाएगी किसके अंदर, हमारे ओशन के अंदर। तो यहाँ पर ओशन का खारा पानी भी है और रिवर का मीठा पानी भी है, इसलिए आपको देखने को मिलता है ये ब्रैकिश होती है, और इसके अंदर दोनों तरीके की आपको चीज़ें जो है मिल जाएगी। इसमें फिशरीज भी आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको प्लैंकटन भी मिल जाएगा और डेरिटस बेस्ड फूड भी मिल जाएगा, दोनों तरीके की चीज़ें मिल जाएगी। अब बात करते हैं ओशन की। तो ओशन भी एक्वाटिक वाटर सिस्टम का पार्ट है, ऑफ कोर्स ब्रैकिश होता है। हमारे इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो हम साइड तीन तरीके से देखते हैं। एक दिखता है हमें अरेबियन सी, एक दिखता है बे ऑफ बंगाल, एक दिखता है इंडियन ओशन। जब आप इंडिया का मैप देखेंगे आपको तीन ओशन दिखेंगे। तो ये तीनों भी क्या होते हैं, मैरीन होते हैं। मैरीन इन द सेंस कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि एक तो बायोडाइवर्सिटी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, बायोडाइवर्सिटी से रिच होते हैं। और आपको पता है कि अर्थ का पूरा 70% जो है पूरे अर्थ क्या है, पानी से भरी हुई है। लैंड एरिया कम है, पानी जो है वो ज़्यादा है। ओशंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इसके अंदर इकोसिस्टम, मैंने आपको पहले बताया, इकोसिस्टम के अलावा इसमें बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। और 5000 मीटर से भी नीचे जो है बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे शेल्स हो गया, कोरल रीफ्स हो गया, नीचे आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको जो है बायोडाइवर्सिटी मिल जाएगी। इंटरेस्टिंगली जो है पूरे दुनिया के जितने भी ओशंस है एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप सोच सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके सैलिनिटी जो है डिफर करती है। उनकी सैलिनिटी कितनी होती है ओशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली 35 पार्ट्स पर 1000 पार्ट्स ऑफ वाटर। मतलब ये कि टोटल इको फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में जो है कितना अगर हम देखेंगे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर सैलिनिटी कितनी होती है 0.5%, और इसके अंदर सैलिनिटी कितनी होती है 3.5%। अब ओशन के अंदर दो तरीके के फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। एक होते हैं वेव, आपने कभी बीच बीच पे जाकर जो है देखा होगा, तो एक वेव्स आती है जिस तरीके से, ठीक है, ये वेव्स किस वजह से होती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से होती है। ये हॉरिजॉन्टल होती है कुछ इस तरीके से, आपने देखा होगा। और उसके बाद आपने देखा होगा टाइड्स आ रही है, टाइड्स में भी लोग सर्फिंग करते हैं, इस तरीके की टाइड्स होती है, ठीक है। तो ये किस वजह से होती है, ये होती है टाइड्स जो होती है अर्थ और मून और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी वजह से ये टाइड्स एग्जिस्ट करती है, आपको ये पता होगा। जब हम देखते हैं लो मून होता है तो टाइड्स जो है अलग
अलग तरीके से होती है, और जो हाई मून होता है तो टाइड्स जो है वो अलग तरीके से होती है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन मून, अर्थ एंड सन। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है उस पे। तो टाइड्स किस तरीके की होती है, वर्टिकल होती है, और जो हमारी वेव्स कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। तो ये दोनों जो है, दोनों तरीके का मतलब दोनों तरीके का मोशन आपको जो है दिख जाएगा ओशन के अंदर। इसमें आपको डिफरेंट तरीके के जो है आपको इकोसिस्टम देखने को मिल जाएंगे, और बहुत सारे तरीके के ऑर्गेनिजम्स जो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसके अंदर अगर हम डिफरेंट तरीके की कम्युनिटीज के बारे में पढ़ाई करें तो ये होता है, एक होता है लिटोरल कम्युनिटीज। लिटोरल कम्युनिटीज जो है अगर आप देखेंगे जाएंगे तो क्रैब्स आपको दिखेंगे, प्रॉन्स, तो ये कोस्टल बेल्ट्स में आपको ज़्यादातर दिखेंगे, और ये जो है कंटिन्यूसली अफेक्टेड होते हैं बाय वेव्स एंड टाइड्स। जैसे कि अगर आप जाते हैं बीच पे तो कभी कभी आपको ये दिख सकते हैं, क्योंकि ये कोस्टल एरियाज में रहते हैं। इसमें आपको मिल जाएगा ऑयस्टर्स, ब्रांचेस, लिम्पेट एंड कैल्प। उसके बाद बात करते हैं कोरल रीफ कम्युनिटीज। तो कोरल रीफ कम्युनिटीज क्या होती है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होती है ये कम्युनिटीज़। ये ऐसी कम्युनिटीज़ होती है जिनके पास आपका खुद का जो है शेल लेकर वो लोग घूमते हैं, आप देखेंगे। इसके अंदर जो है आपको देखने को मिलता है कि जो है एक तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर वो लोग लेके घूमते हैं। आप इसमें स्नेल्स को देख लीजिए, वो ऊपर जो है अपने ऊपर लेके घूमता है। क्रैब को आप देख लीजिए, ठीक है, मॉलस्कस और स्पॉन्जेस। तो इस तरीके की जो है कम्युनिटीज़, इस तरीके के एनिमल्स जो है कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर लेके घूमते हैं, और ये लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये लोग जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि ये एल्गी आपको पता है ना, एल्गी को ये न्यूट्रिएंट्स देते हैं, और उसके बदले में एल्गी इनके लिए खाना बनाती है। आप सोच सकते हैं, तो इस तरीके का इनका सिम्बायोटिक जो है रिलेशनशिप होता है। स्पेशली आपको वार्म वाटर्स और ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशंस में मिलेंगे। इंडिया में आपको ये कहाँ पर मिलेगा, इंडिया में आपको गल्फ ऑफ कच्छ में मिल जाएगा, आपको पता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में आप जाएंगे तो वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें आपको दिख जाएगी। लक्षद्वीप आइलैंड्स में आपको मिल जाएगा, गल्फ ऑफ मन्नार नियर श्रीलंका। उसके अलावा वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ की अगर आप बात करें तो ये आपको मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ग्रेट बैरियर रीफ करके। अब अगर हम डिवाइड करें डिफरेंट पार्ट्स में एक पर्टिकुलर पूरी तरीके से अगर हम डिवाइड करें पूरे के पूरे ओशन को, तो एक तो मैंने आपको बताया कि एक होता है ऊपर वाला जो एरिया है लिटोरल जोन है। उसके बाद नीचे जो मतलब सबसे ज़्यादा ऊपर वाला जो जोन है जो कोस्टल एरियाज है, उसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर मैं डेप्थ थ्रू जाऊँ तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपको इस तरीके से मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है धीरे धीरे यहाँ पर जो है डिफरेंट तरीके की फिशेज और जो है डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनिजम्स जो है एग्जिस्ट करते हैं। ये डिपेंड करता है कि कितना हम नीचे जा रहे हैं। यहाँ पर से हम क्या कहते हैं, बेंथोस कम्युनिटीज कहते हैं। फिर होता है मेराइन सरफेस पेलाजिक कम्युनिटीज। तो इसमें आप देखने को मिलता है आपको कि दोनों तरीके के एनिमल्स आपको मिल जाएंगे, देखने को मिलता है। मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मतलब थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल शेल्फ से नीचे जब आएंगे आप, ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नीचे जो वाला जो एरिया है आपको वहाँ पर जो है मेराइन सरफेस मिलेगा। इसमें आप दो तरीके से इसको बांट सकते हैं। इसको पहली बात तो इन एनिमल्स को क्या कहा जाता है, पेलाजिक कम्युनिटीज का नाम रखा गया है अलग अलग, और कुछ नहीं। तो इसमें पेलाजिक कम्युनिटीज में आपको दो तरीके के एनिमल्स दिखेंगे। एक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। तो ये लोग क्या करते हैं आपको पता है, इन लोग को सनलाइट थोड़ी सी चाहिए रहती है, तो थोड़ा सा ऊपर रहते हैं। और दूसरा ये जो दूसरे जो कम्युनिटीज होती है जैसे कि जू प्लैंक्टन वगैरह, इन लोगों को नहीं चाहिए रहती। तो ये लोग जो है डीप एरियाज में रहते हैं, और ज़्यादा जो है डीप एरियाज में रहते हैं। तो मतलब ये जो पेलाजिक कम्युनिटीज है इसको आप दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक सरफेस पेलाजिक कम्युनिटीज और एक डीप पेलाजिक कम्युनिटीज। आई होप आपको क्लियर है। ये जो डीप नीचे रहते हैं इनको सनलाइट की जरूरत नहीं, क्योंकि इनको खाना नहीं बनाना है। ठीक है, ये लोग हेटरोट्रॉफ्स होते हैं और ये लोग दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, तो इनको सनलाइट की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि डीप ओशन बेंथोस कम्युनिटीज। तो सिर्फ ये नाम रखा गया है कम्युनिटीज का, आप कंफ्यूज मत होना। अलग अलग नाम रखा गया है, जैसे बेंथोस कम्युनिटीज, पेलाजिक कम्युनिटीज। उसके ऊपर भी आपको देखने को मिलता है बेंथोस कम्युनिटीज ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। उसके बाद आपको ऊपर देखने को मिलता है कोरल रीफ कम्युनिटीज, लिटोरल कम्युनिटीज। तो इस तरीके की डिफरेंट कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती है एक ओशन इकोसिस्टम के अंदर। तो हम वही वाली जो है सारे कम्युनिटीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो डीप ओपन बेंथोस कम्युनिटीज़ होती है, ये जो है बेसिकली जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ की जो बाउंड्री होती है उससे लेकर डीप ओशन तक के एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर लाइट बिल्कुल नहीं पहुँचती है। अब बात करते हैं ओशन इकोसिस्टम की। तो ओशन इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमंस के लिए, क्योंकि ह्यूमंस देखिए आजकल बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं ऑन दी लाइक मैरिन फूड, फिशेस हो, प्रॉन्स हो, श्रिम्स हो, बहुत सारी चीज़ें जो है ह्यूमन कंज्यूम करता है। इसके अलावा ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन भी जो है हम किससे करते हैं, वाटर से करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन है हमारा वाटर। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम जो है ओशन को भी जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इंडस्ट्रियल हम जो है उस पर क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं वेस्ट जो है डंप आउट कर देते हैं। तो इस सब चीज़ों से जो है आपको देखने को मिलता है कि मैरिन लाइफ जो है डेंजर में आते जा रही है।
और बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ जैसे कि जो मैंने आपको बताया कोरल रीफ्स वगैरह, ये लोग भी जो है डिग्रेड हो रही है बिकॉज़ क्लाइमेट चेंज जो है वो बढ़ते जा रहा है। इनके लिए जो सूटेबल एटमॉस्फेयर है इनको नहीं मिल पा रहा है। आई होप यहाँ तक कि आपको चीज़ें जो है क्लियर हो चुकी होगी। उसके बाद बात करने वाले हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है इकोसिस्टम सर्विसेज। तो हमारे पास इकोसिस्टम द्वारा बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें प्रोवाइड की जाती है और हम कह सकते हैं कि हमें सर्विस वो प्रोवाइड करता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, हमें ना केवल जो है ऑफ कोर्स ही बात है कि इकोसिस्टम जो है फूड प्रोवाइड करता है, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, बट अपार्ट फ्रॉम इट हम देखेंगे कि इकोसिस्टम हमें बहुत सारे तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो हम डिवाइड कर सकते हैं उसको डिफरेंट तरीके की कैटेगरीज में, बेसिकली 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। एक होती है प्रोविजनिंग सर्विसेज। प्रोविजनिंग सर्विसेज मतलब हमें जो है खाने मतलब नेचर से बहुत सारी सर्विसेज मिलती है, जैसे कि हम देखेंगे फ्रूट्स, वेजिटेबल, क्रॉप्स, हनी, फिश, मैरीन फूड, ये सब तो हमें मिलता ही है जो हम हमारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं रोज़ के टाइम पे, फर्नीचर बनाने में, कंस्ट्रक्शन करने में, खाने पीने में। दूसरी होती है रेगुलेटिंग सर्विसेज। तो हमारे ही जो ह्यूमन की लाइफ को मेंटेन करना, उसे जो है उसे अगर हम क्या कहते हैं रेगुलेटिंग सर्विस कहते हैं। तो हमें ऑक्सीजन वगैरह तो मिलती ही है, और ये सब का जो ऑटोमेटिकली क्लींजिंग करना है, मतलब प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर करना है, क्लाइमेट रेगुलेशन, ये जो है क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी ऑफ होम्योस्टेसिस, मतलब हर एक इकोसिस्टम अपने आप में जो है कैपेबल है अपना खुद का इंटरनल कांस्टेंट इन्वायरमेंट बना के रखने के लिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें खुद करता है, जैसे फ्लड कंट्रोल खुद कर लेता है, जैसे आप देखेंगे एफॉरेस्टेशन से फ्लड कंट्रोल हो जाता है, कार्बन स्टोरेज, उसके बाद मैनग्रोव फॉरेस्ट से आपको देखने को मिलता है कि क्या होता है फ्लड कंट्रोल हो जाता है, सॉइल इरोजन जो है प्रिवेंशन होता है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली खुद कर लेता है, जिसे हम रेगुलेटिंग सर्विसेज कहते हैं। और हमें जो है एक तरीके का स्टेबल इन्वायरमेंट जो है ये देता है। तो हम इतनी सारी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करने के बाद भी जो है हम इसके रिटर्न में कुछ नहीं दे पाते, इनफैक्ट हम इसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कल्चरल सर्विसेज। तो कल्चरल सर्विसेज ऐसी भी होती है जो कि जो नॉन मटेरियल चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ लोग आज भी जो है ट्राइब्स वगैरह वो लोग क्या करते हैं कनेक्टेड होते हैं विद द नेचर, उनको नेचर अच्छा लगता है, जैसे कि हम बहुत बार क्या करते हैं फोटोग्राफी करते हैं नेचर की, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो ये सब तरीके का जो पार्ट है ये भी हमें जो है कल्चरल सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करता है। और उसके अलावा हम बात करते हैं कि हम जो है नेचर से इंटरेक्ट करके नई नई चीज़ों को डेवलप करने की, नया आर्ट डेवलप करने की चीज़ें जो है करते हैं। चौथी सर्विसेज आती है सपोर्टिंग सर्विसेज। सपोर्टिंग सर्विसेज मतलब हमें जो है जीने के लिए सपोर्ट करने का जो काम है ये भी इकोसिस्टम करता है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से बायो जियो केमिकल हमने साइकिल्स पढ़ी, हम देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है लिमिटेड है, 21% है। अगर ये बायो जियो केमिकल साइकिल्स नहीं होती तो ऑक्सीजन तो ख़त्म हो जाती। इतने सारे ह्यूमंस हैं लेकिन उसके बाद भी वो ऑक्सीजन कंटिन्यूसली मेंटेन है। ये जो है एक तरीके से आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी जो है हमारे लिए मिरेकल है, हमारे लिए जो है बून है। तो हमें जो है इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो सपोर्टिंग सर्विसेज में हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस जिससे हमारे लिए खाना प्रिपेयर होता है, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, ये सब जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ऑफ दी इकोसिस्टम। तो आई होप आपको ये चैप्टर जो है पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन के बारे में। इकोलॉजिकल रिस्टोर, इसके अंदर हम देखते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों से जो है हमारा इकोसिस्टम को प्रिजर्व कर सकते हैं। एक होता है इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। तो रिस्टोरेशन क्या होता है कि हमने ऑलरेडी बहुत सारा डिस्ट्रक्शन कर लिया, उसके बाद हमें रियलाइज़ हो रहा है कि अब जो है हम बहुत सारा डिस्ट्रक्शन कर चुके हैं, हमारा इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर चुके हैं। तो अब जो है हमें इसे रिस्टोर करना है, ताकि हम उसको थोड़ा जो है, अब जैसे कि हमने जितना डिफॉरेस्टेशन किया है, हमने आर्टिफिशियल फॉरेस्ट फायर भी की है, तो ये सारी चीज़ें हमने जो की है, तो इससे कहीं ना कहीं हमें इसे क्या करना है वापस रिवर्स करनी है। तो इसे हम क्या कहते हैं इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन कहते हैं। तो इसमें हम बहुत सारे नए तरीके लाते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड सीक्वेस्ट्रेशन के प्लांट्स आप देखेंगे आजकल आपको मिलते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को जो है कलेक्ट कर लिया जाता है। दूसरी चीज़ आपको मिलती है कि एयर के प्यूरिफिकेशन प्लांट्स, पानी को हम फिल्टर करते हैं, ये सब चीज़ें जो है हम कर रहे हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें स्पीशीज़ को कंजर्व करना है, उसकी बात भी हम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं कि हम क्या करें, सस्टेनेबिलिटी से हमारा जो है ग्रोथ करें ताकि नेचर को भी नुकसान ना हो। तो अगर आप देखेंगे चारों वर्ड्स को, रिहेबिलिटेशन, रिमेडिएशन, रिक्लेमेशन और जो है हमारा इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, तो आपको चारों वर्ड्स मिलते जुलते दिखेंगे। थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस है। इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन में जो हमारा पहले जैसे तरीके का जो हमारा इकोसिस्टम था हम वैसे ही करने की कोशिश करते हैं।
और रिहेबिलिटेशन में हम क्या करने की कोशिश करते हैं, रिहेबिलिटेशन में मतलब हम वापस वैसी कोशिश नहीं करते कि वो पहले जैसा हो जाए, बट हम उसका कुछ अच्छी तरीके से यूज़ करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जो है एनिमल्स को लेते हैं, अगर कुछ एनिमल्स बच गए तो उसको हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जो है लेकर रख देते हैं ताकि प्रिजर्व करते हैं, हम उसको जू में पालते हैं ताकि वो जो है प्रॉपरली ग्रो हो सके, उसकी स्पीशीज जो है वो ख़त्म ना हो जाए। एक और चीज़ मैंने आपको बताया जो रेमिडिएशन, रेमिडिएशन जैसे कि हम देखेंगे गंगा एक्शन प्लान वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो है इंट्रोड्यूस कर रही है गवर्नमेंट। तो इसमें क्या करते हैं कि कुछ मेथड्स को यूज़ करके जो हमने नुकसान पहुंचाया है उसको ठीक करते हैं। जैसे कि हमने जो है बहुत सारे केमिकल कंटेमिनेंट्स जो है उसमें ऐड कर दिए तो उसको हम क्लीन करने की कोशिश करते हैं। रिक्लेमेशन क्या होता है, रिक्लेमेशन क्या होता है कि एक लैंड है वो डैमेज हो चुका है, अब हमें इसकी वापस जो है जो प्रोसेस थी उसको रिस्टोर करना है। इसका मतलब ये है कि कहीं पर जो है फॉरेस्ट हुआ करता था, अब हमें जो है क्या कहते हैं फिर से वो फॉरेस्ट वहाँ पर चाहिए, तो हम जो है उसे वापस जो है वहाँ का फॉरेस्ट जो है ग्रो करेंगे। तो इसे जो है हम क्या कहते हैं, रिक्लेमेशन। और मिटिगेशन, मिटिगेशन हम किसे कहते हैं, कहीं ना कहीं मिटिगेट करना हम किसे कहते हैं, रिड्यूस करना कहते हैं। तो मिटिगेशन को हम कह सकते हैं कि किसी भी तरीके का डिग्रेडेशन हो उसे कम करने को हम मिटिगेशन कह सकते हैं। उसके अंदर चाहे रिस्टोरेशन आए, रिहेबिलिटेशन आए या रिक्लेमेशन आए, मतलब जो भी चीज़ हमने नुकसान पहुंचाया है उसको हमें जो है रिड्यूस करना है। अब बात करते हैं समरी के बारे में। ये चैप्टर हमारा जो है फिनिश हो चुका है। आई होप आपने जो है ये पूरा वीडियो देखा होगा, इसके पहले वाले वीडियोस भी आपने जो है ज़रूर देखे होंगे, तभी आपको ये चैप्टर जो है समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो आपको पता है इकोसिस्टम जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा नेचर के, हमारा सर्वाइवल के लिए, हमारे सस्टेनेंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इकोसिस्टम होता है। फिर हमने इकोसिस्टम को डिवाइड किया टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में। एक्वेटिक इकोसिस्टम में हमने जो है दो तरीके से इसको डिवाइड किया, अगर हम इसको लैंटिक एंड लोटिक में भी डिवाइड कर सकते हैं, हम इसे सैलिनिटी लेवल पे बेस्ड जो है फ्रेश वाटर एंड मैरिन वाटर में भी डिवाइड कर सकते हैं। टेरेस्टोरियल इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो हमने उसको डिफरेंट तरीके से डिवाइड किया। हमने जो है बात की कि किस तरीके से फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स है, डेजर्ट्स है, इस तरीके से हमने इसमें बात की। उसके बाद हमने बताया कि हम किस तरीके से इसको पॉल्यूशन कर रहे हैं। उसके बाद हमने बताया कि हमें क्या क्या सर्विसेज जो है फ्री में मिलती है फ्रॉम इकोसिस्टम। तो ये सारी चीज़ें जो है समझने के बाद आई होप आपको ये जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। तो अब जो है हम आ चुके हैं हमारे ग्लॉसरी पे। ये कुछ जो है वर्ड्स दिए हुए हैं जिसके आपको जो है एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन दी गई है, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, आप ये पढ़ सकते हैं। इंटेक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके आंसर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो है ये ख़त्म होता है। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।